जय हिंद दोस्तों, वुमेन टीवी इंडिया के वी टॉक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में बहुत सी हमारी प्रतिभाशाली बेटियों को आपसे मिलवाती हूँ। आज हमारे बीच हमारी मेहमान हैं डॉक्टर संध्या शर्मा। डॉक्टर संध्या शर्मा हमारे साथ हिसार से जुड़ी हैं। आप हरियाणा से संबंध रखती हैं। आप प्रतिभाशाली रंगकर्मी हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रही हैं। आप रंगमंच को समर्पित एक फोक थिएटर आर्टिस्ट हैं। आप हरियाणा के लोक नाट्य का संरक्षण करने, प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। संध्या बेहद क्रिएटिव राइटर भी हैं। संध्या एनसीईआरटी के लिए क्रिएटिव कंटेंट बना रही हैं, एजुकेशनल कंटेंट बना रही हैं, जो गीत संगीत के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देने में सक्षम है, बच्चों को ज्ञान देने में सक्षम। आपके इस प्रयास की सर्वत्र सराहना हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह के क्रिएटिव काम करती रहेंगी, जिससे कि हमारी रंगमंच विधाओं के प्रति आम जन में सम्मान का भाव उत्पन्न होगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी इस माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाएंगे और उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। आइए हम संध्या शर्मा को अपने साथ स्क्रीन पर शामिल करते हैं और उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। संध्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी आपका और आपके चैनल का कि उन्होंने मुझे एक मंच प्रदान किया जहां से मैं अपनी बात को और भी सशक्त माध्यम से रख पाऊंगी। जी संध्या, आपका हम काम देखते रहते हैं, बहुत से आपके कार्यक्रमों के वीडियोस हमने देखे हैं और हमारा बहुत समय से मन था कि आपको हम हमारे बीच में बुलाएं। तो आज आपसे पहला सवाल हम ले लेते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? मैं हिसार से ही बिलोंग करती हूँ, हिसार में ही मेरा जन्म हुआ है और शिक्षा दीक्षा की ये बात करूंगी तो एफसी कॉलेज में डॉक्टर मीनाक्षी महाजन जो है उनका मुझे सानिध्य मिला। परिवार में कोई पृष्ठभूमि ऐसी संगीत की थी नहीं, उन्हीं का मोटिवेशन था मीनाक्षी मैडम का कि नहीं तुम्हें आगे करना चाहिए। फैमिली इतनी सिंपल थी कि अगर मैं पढ़ रही थी तो सपोर्ट कर रहे थे, नहीं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ कहने वाले भी नहीं थे कि ठीक है शादी कर देंगे आपकी। तो ऐसा था, तो मैडम ने मोटिवेट किया और फिर मैं आगे पढ़ी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर जब मैं एमए करने गई तब तक भी ड्रीम इतना ही था मेरी मदर का कि तुम स्कूल में एक टीचर तो लग ही जाओगी। तो वहां गई तो वहां पे मुझे नेट भी समझ में आया, पीएचडी समझ में आया, सीनियर्स की देखा देखी सब होता चला गया, गोल्ड मेडलिस्ट बनी। तो वहां से सारी डायरेक्शन बदली और इसका पूरा श्रेय जो है मैं डॉक्टर मीनाक्षी महाजन को ही दूंगी, मेरी लाइफ को चेंज करने का। और आज जो है जितना भी मैं कर पा रही हूँ वो उनकी मोटिवेशन है बेसिकली। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर मीनाक्षी बहुत सी बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा है और बहुत मेहनत से उन्होंने बहुत प्रतिभाशाली बच्चों के हुनर को तराशा है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, उनको साधुवाद भी देती हूँ मैं। संध्या, आपने अपना जीवन फोक थिएटर को डेडिकेट किया है, तो लोक नाट्य, लोक रंगमंच में आपकी रुचि कैसे हुई और ये कैसे आप इस क्षेत्र की ओर मुड़ी? देखिए, जब मैं बात करती हूँ लोक नाट्य की तो ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि मेरा परिवार बहुत साधारण रहा और लोक नाट्य की तरफ उनका रुझान नहीं था, बट वो नाट्य करते थी मेरी दादी। नाट्य कैसे कि जैसे वो धार्मिक आयोजनों से जुड़ी रहती थी, तो रामलीला के अंदर कभी दशरथ बन रही थी और कभी कुछ बनती थी और हम उनके पीछे बैठ के चौपाइयां गाते थे और उनको देख देख के मोटिवेट होते थे। तो कभी हम लव कुश बन जाते थे, तो ऐसे मतलब नवरात्रों के दिनों में या ऐसा हम लोगों का चलता था। लेकिन वो उस दृष्टि पटल पे नहीं था कि हम लोग बिल्कुल परफॉर्मेंस के लेवल पे करेंगे, मतलब वो घर के हिसाब से धार्मिक था सब सिस्टम।
तो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। तो मन था कि जैसे मीनाक्षी मैडम के पास मैं पहुँची कॉलेज में, तो परिवार वालों ने इतना ही मुझे अलाउ किया कि आप कॉलेज के अंदर जितना कर सकती हैं मैडम के अंदर करिए, लेकिन आप इसको परफॉर्मेंस को आप अपनी लाइफ नहीं बना सकती हो। तो आप ऐसा करिए कि आप टीचर बन जाइए और म्यूज़िक को सब्जेक्ट के रूप में अडॉप्ट कर लीजिए, और टीचिंग के साथ तुम म्यूज़िक करोगी तो वो थोड़ा-सा रिस्पेक्टेबल है। अदरवाइज़ तुम रागनी गाने के लिए ऐसे मंच पे, मतलब खुले मंच पे तो नहीं जाओगी। तो पेरेंट्स की बात मान ली, फिर इस तरीके से सब करने लगी। करते-करते जॉब भी मिल गया। जॉब मिलने के बाद डीएन कॉलेज में आ गई, तो वहाँ पे मतलब मैं इतना यूथ फेस्टिवल्स और सब चीज़ों में जब बच्चों को कराती थी, तो मुझे एक चीज़ फ़ील होती थी कि मैं इनके ऊपर इतनी मेहनत कर रही हूँ और जो चीज़ मैं चाहती हूँ मैं वो नहीं निकाल पा रही इतने स्ट्रगल के बाद, तो क्यों नहीं मैं खुद करती हूँ इस चीज़ को ना? तो वहाँ जी। से एक फ़ील आया मेरे अंदर। तो उन्हीं दिनों फिर मैंने एचएयू का इंटरव्यू दिया, तो वो मेरा क्लियर हुआ। वहाँ पे मेरे को टीम मिल गई मेरी जो थी कल्चर की, और वहाँ से फिर उन लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया। उन लोगों की मोटिवेशन भी थी, मेरे टीचर्स ही थे बेसिकली वो लोग भी। महेंद्र जी हो गए, गोल्डी जी हो गए, सतीश कश्यप हो गए। तो इन जी। लोगों के साथ फिर मैंने करना शुरू किया। कहानी सुनाना मेन मोटिव था कि मुझे कहानी सुनानी है, अपनी बात को रखना है ऑडियंस के बीच में, और वो इतना सुंदर रंग ले गया और वो लोक नाट्य शैली के रूप में मतलब इतना प्रचलित हुआ, लोगों ने उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, तो एक मुकाम बन गया। अदरवाइज ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोगों ने तो साधारण ढंग से कहानी सुनानी थी, और वो आज तक भी वैसा ही सुना रहे हैं बैठ के। जी, जी। हमारा बहुत रिच हेरिटेज है, खास तौर पर जब हम अपने लोक नाट्य की बात करते हैं, लोक रंगमंच की बात करते हैं। संध्या, हमारी लोक नाट्य की बहुत रिच हेरिटेज है और सदियों से लोक नाट्य को जनता के बीच में लाया गया है। परंपरा रही है, लेकिन उस परंपरा के अंदर ज़्यादातर महिलाएं नहीं दिखाई दी। अ, एक वक़्त था जहाँ महिलाएँ थीं, एक वो समय भी था जहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे हालात बदले महिलाएँ नाट्य मंचों पर नहीं दिखाई दी, ख़ास तौर पर जब हम फ़ोक थिएटर की बात करते हैं। हरियाणा में, बाकी राज्यों में तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है महिलाओं का। यहाँ पर जी। महिलाएँ ज़्यादातर नहीं आती थी और उनको प्रशिक्षण भी नहीं देते थे। यदि कोई चाहती भी थी कि मुझे ये सिखा दो, तो वो उनको सिखाते भी नहीं थे। तो क्या आपने परंपरागत जो हमारा नाट्य विधा है, हमारा जो सांग है, उसकी आपने कोई ट्रेनिंग ली या ऐसे गुणीजनों के सानिध्य में आपने काम करके सीखा? आपका सीखने का सफर कैसा रहा और किन-किन से आपने सीखा? यही मेरा सवाल है। दीदी ऐसा है कि लोक नाट्य हमारा जितना सिंपल दिखता है ना उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत रिच है और बहुत डिफिकल्ट है। इसको बगैर सीखे मतलब मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से इसको गा पाएँगे। तो जी, जब मैंने इसको यूनिवर्सिटी में जब मैं आई एज़ बीइंग प्रोफेसर मैंने जॉइन किया, तो मुझे ये लगा कि अब मुझे सीखना है थोड़ा-सा लोक नाट्य, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से सुने ना दीदी, अगर क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत गाती हूँ। जब हम उसको गाते हैं ना शास्त्रीय संगीत को, तो हम एक लय को नियंत्रण में करके गाते हैं कि लय जो है वो अपने हम सम टू सम आके मिलते हैं उसके अंदर। जो म्यूज़िकल लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि लय अपने दायरे में चल रही है, हम अपने दायरे में चल रहे हैं, और अंत में हम दोनों आके एक ही ठेके के ऊपर, एक सम के ऊपर मिलते हैं। वही जी, सेम हमारे लोक संगीत में भी हम फॉलो करते हैं। और बिल्कुल। वो रिदम जिसको हम अपना चाला बोलते हैं, उसमें ठेका बोलते हैं, इसमें सिंप्लिसिटी है हमारे फोक में, तो इसको हम चाला बोलते हैं। तो जो चाला है वो अपने ढंग से चल रहा है, रिदम वाला, रागनी वाला अपने ढंग से चल रहा है, और उसको आपको सशक्तता के साथ सम टू सम आना होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं लोक संगीत में और शास्त्रीय संगीत। जिसने शास्त्रीय संगीत सीखा है उसके लिए लोक संगीत मतलब मेरे को लगता है कि वरदान की तरह होता है उसके लिए, और उसको तो बहुत सुंदर ढंग से रिप्रेजेंट वो कर ही सकता है लोक संगीत को। अदरवाइज लोक संगीत इतना आसान नहीं है। जहाँ तक गई तालीम की बात, जब मैंने इसको गाना शुरू किया तो मुझे इसको समझ ही नहीं आ रहा था। गा तो मैं रागनी पहले भी रही थी, लेकिन तब तक मैंने ऐसे रागनियाँ गाई थी दीदी, ऐसे खुले ढंग से नहीं गाई थी। जैसे एक आप बिल्कुल लिबरल होके गाते हैं ना, आँख बंद करके जहाँ आपका मन कर रहा है वहीं तान ली, वैसा आलाप लिया, वैसा नहीं मैं गा रही थी, बट बंधा हुआ तो मैं गा ही रही थी काफ़ी टाइम से। तो
तो मैंने उनसे कंसल्ट किया। लक्ष्मी चंद घराने के अंदर हमारे गुरुजी हैं पंडित सूरज भान शास्त्री, तुलेराम जी के शागिर्द हैं। तो हमारे दादा गुरु हुए तुलेराम जी, तो उनसे हमने फिर गंडा बंधन कराया लक्ष्मी चंद प्रणाली से। बकायदा मैंने 1.5 साल तक सीखा, रागनी का ढंग सीखा गाने का, और उसके बाद फिर मतलब परफॉर्मेंस इसको करना शुरू किया। लेकिन इतनी सुंदर हमारी ये लोक विधा है, मुझे लगता है कि अगर इसको सही ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए तो इससे ज्यादा रिच कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जब हम लोक नाट्य की बात करते हैं तो लोक नाट्य में शास्त्रीयता ही होती है। जो लोग इसको करीब से जानते हैं वो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी जितनी भी रागनियां हैं, जितना भी हम प्रस्तुतिकरण वहां रहता है, वो सारा का सारा जो है वो शास्त्रीय संगीत में निबद्ध होता है। और ये अलग विषय रहेगा, हम फिर कभी बात करेंगे कि लोक धुनों से ही शास्त्रीय धुनों का निर्माण हुआ है और बहुत क्रिएटिव साथ फिर वो चीजें हुई हैं। तो लोक रंग जो है वो हमारी मिट्टी से जुड़े रंग हैं, वो हमारी आत्मा से जुड़े रंग हैं, तो वो हमारे रूह के रंग। तो रूह के रंग तो सभी को पसंद आते हैं। आप लोक नाट्य या लोक संगीत किसी भी क्षेत्र का सुन लीजिए, पूरे विश्व का कहीं से भी सुन लीजिए, वो आपको अपनी रूह से लगता हुआ सुनाई देगा। तो संध्या, आपकी क्या उपलब्धियां रही? और तो संध्या, सवाल ये है कि जब आपने लोक नाट्य में सांग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया या सांग की प्रस्तुतियां देना शुरू की, तो क्या समाज से या परिवार से, आसपास से आपको किसी प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा, या फिर आपको सहजता से आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया गया? दीदी, सबसे पहली बात तो ये कि महिलाओं को सहजता से लिया ही नहीं जाता है कहीं भी। तो ये अपने आप में एक बड़ी कठिन सी समस्या है हम लोगों के साथ, कि हम लोग जो करना चाहते हैं उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है। या तो हमारा पिता हमारे सपोर्ट में खड़ा हो, या भाई खड़ा हो, या हस्बैंड हो। अगर ये दोनों नहीं, तीनों में से कोई नहीं करेगा तो आप अपना मन मार के बैठ ही जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ पे, और बहुत दुख की बात भी है ये हम सब के लिए। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी भी कोई यात्रा बहुत आसान नहीं रही है, और ना अब तक भी नहीं है। क्योंकि एक तो फीमेल होके आपको सारा कुछ संभालना है, घर को भी संभालना है, इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी चीज को। बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाहे आपके हस्बैंड कितना भी कर लें, लेकिन बच्चे जो है माँ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। प्लस आपकी जॉब हो गई, जॉब के साथ साथ ये चीज होती है। मेरे पेरेंट्स अभी तक भी मुझे बोलते हैं कि तू क्यों जाती है, तुझे क्या जरूरत है करने की, तुझे क्या कमी है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ। और जब मैं पैसा अपनी पॉकेट से लगाती हूँ तो उनको इतना दुख होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर आपको पैशन पे काम करना है तो आपको पैसा नहीं देखना है, आपको काम ही करना है ना दीदी। तो उस लेवल पे जाके दिक्कतें आती हैं। तो लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ये मेरा ड्रीम पूरा हुआ मेरे शादी के बाद। व्हेन माय हस्बैंड सेज के संध्या डू योर ऑन वर्क, आई एम विद यू। तो मतलब मुझे ये लगा कि शायद मैं अब जाके जो है सांस ली मैंने अपनी लाइफ में। पहले तक तो पेरेंट्स के हिसाब से चल रहे थे, नहीं तुम्हें परफॉर्मिंग आर्ट नहीं करनी, तुम्हें टीचिंग की तरफ कर लो, बच्चों को सिखाओगे उसी से हो जाएगा। बट नहीं, आर्टिस्ट कभी भी अपने आप को जो है ना, उसकी जर्नी रुक नहीं सकती ना, वो आगे चलता ही चलेगा, कुछ ना कुछ करता ही जाएगा लाइफ में नया। तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया थी, लेकिन फिर भी दिक्कतें हैं। मतलब कहते हुए बहुत शर्म भी आती है, बहुत गंदा भी लगता है। जो दीदी दिक्कतें तो हमेशा रहती हैं, स्पेशली जब मैं परफॉर्म करके रात को 2 बजे आ रही हूँ या 3 बजे आ रही हूँ, तो वहां पे मेरे साथ गाड़ी में सिर्फ साजिंदे होते हैं, मैं अकेली महिला होती हूँ। तो पड़ोसियों की नजरें जो होती हैं वो यूं देखती हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है। तो मतलब कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि आपको जो नजरें होती है ना, वो अपने आप में ऐसा फील कराती हैं कि आप शायद कुछ बहुत गलत कर रहे हो अपनी सोसाइटी के अंदर। और बहुत सारे लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि मतलब अगर मुझे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तो किसी के थ्रू मेरे पास आ जाता है कि इनको तो कोई काम धंधा है नहीं, इन्होंने मतलब अब मैं क्या वर्ड मैं जो यूज करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है ना, तो वो जो है ना, मतलब वो बहुत गंदा लगता है, फील बहुत बुरी आती है। और स्पेशली जो ये वर्ड्स यूज होते हैं जैसे रंडी हो गया, ये सब हो गया,
तो ऐसा हम लोगों को फेस करना पड़ता है। इस पैशन को एज़ बीइंग फीमेल तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इनफैक्ट अगर सांग विधा की भी बात करें तो उसमें मेरे को लगता है हमारे आर्टिस्टों ने भी बहुत सारी गलतियाँ करके रखी हैं कि महिलाएँ थी नहीं। मेरे को लग रहा है कि वो कलायत वाली जो करती थी बेगम अख्तर कलायत वाली, उसके बाद तो किसी ने उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया हमारे लोक नाट्य को। और उसके बाद जो है जब वो पाकिस्तान चली गई तो कोई भी फीमेल आई नहीं। शायद उस टाइम सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे कि इन लोगों ने अपने घरों में रखना फीमेल्स को जो है सिक्योरिटी के पर्पज से रखा। उसका रिजल्ट ये हो गया कि महिलाएं जो थी वो पार्ट रही नहीं, और टीवी और सिनेमा के प्रभाव से उसको और ज्यादा रोचक बनाने के चक्कर में उसमें वल्गैरिटी आती चली गई, अश्लीलता आती चली गई हमारी इस लोक नाट्य विधा में। नकली जो था वो कुछ भी बोल देता था, और जब महिलाएं नहीं है तो वहां पे एक जो सीमा जो होती है उस सीमा को वो लांघते चले गए, उस दायरे के अंदर उन्होंने उसको रखा नहीं। हालांकि जब बात करते हैं हम लोग पुरानी पंडित दीपचंद के टाइम की या पंडित बाजे भगत जी को तो संत भी की संज्ञा भी दी हुई है, लेकिन उसके बाद के जब बेड़े बनने लगे ना दीदी, तो उसके अंदर टाइम के साथ वल्गैरिटी इतनी बढ़ गई कि अच्छे घरों के लोग जो थे अपनी बेटियों को इस परफॉर्मिंग आर्ट में चाहते ही नहीं थे कि वो उसको भेजें। हालांकि अनूप लाठर जी ने बहुत अच्छा काम किया इसके बाद कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जब वो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर रहे तो उन्होंने सांगों को जो है कॉलेजों में जो है उसको डाला। उसमें क्या हुआ कि बच्चों को समझ में आया कि हमारा लोक नाट्य है, इस सांग की जो है कंपटीशन कराने लगे। बट एक और सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि माँ बाप, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि माँ बाप जो थे, जो टीचर्स थे वो एक पौधा लगाते थे, यानी बीज लगाते थे, और माँ बाप जैसे ही वो पौधा बड़ा होता था ना, माँ बाप उस पौधे को खा ही जाते थे, क्योंकि वो उसको पनपने नहीं देते थे लड़कियों के अंदर। वो चाहते थे कि कॉलेज में कर लिया, उसके बाद मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमारे यहाँ स्वांगों में नहीं आई, क्योंकि माँ बाप ही नहीं चाहते थे उसके अंदर। तो अब थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि बदल रहा है सिस्टम, लड़कियां अब आ भी रही हैं, और कुछ जो है बचा खुचा कल्चर जो है हमारे यहाँ पे, जो प्राइवेट ये हरियाणवी पॉप बनने लग गए, और उन पे जो डांसेस होने लग गए, जो 10-10 रुपए वाले, जो लेन देन वाले, उसने तो बिल्कुल ही मिट्टी पलीत कर दी हमारे कल्चर की। और सुन के बड़ा बुरा लगेगा कि दिल्ली और बॉम्बे के अंदर जब आप देखते हैं हरियाणवी कल्चर के नाम पे ये सपना चौधरी और इस टाइप के डांसेस, इस कल्चर को, इसको हमारा कल्चर समझ लिया गया है। ओरिजिनल कल्चर वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और कल्चर के नाम पे यही कल्चर वहां पे दिखाया जाता है टीवी के अंदर। तो हमारी गलतियां भी हैं, और मुझे लग रहा है कि जब तक नई पीढ़ी इसको नहीं लेगी अच्छे से इनिशिएट इसका, तब तक बात बनेगी नहीं इसकी। तो ऐसा चल रहा है बस। हाँ, बिल्कुल संदर्भ, ये बिल्कुल आपने सही बोला है कि वो अश्लीलता का जो प्रदर्शन हुआ और जो द्विअर्थी संवादों का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिससे आप तो पार्टिसिपेट करने की बात कर रही हैं कि महिलाओं को पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे, महिलाओं को तो देखने भी नहीं देते, वो देखने भी नहीं जाती थी। वो सिर्फ उसका जो है उस विधा का या उस प्रस्तुति का आनंद उठाते थे, और वो कहते थे कि अच्छे घरों के शायद पुरुष भी वहां नहीं जाते। और एक बहुत बड़ा एक आर्य समाज का हमारा आंदोलन भी रहा है कि बिल्कुल ही उसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। वो उसके एक सामाजिक पक्ष है कि वो कैसे और क्यों। आज की बात हम करते हैं कि जब आज का हमारा सिनेरियो है पूरे देश का, और यदि हम हरियाणा प्रदेश का लें तो मीडिया के इतने सारा ओपन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं, अपनी बात को रखने के अनेक मंच उपलब्ध हैं, और मीडिया जो है अब ये सोशल मीडिया हो गया है जहां पर जनता का अपना मीडिया है, जनता जहां पर अपनी बात, अब वो हम चाहे अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम किसी पर बाध्य नहीं है कि कोई हमें अपने चैनल पर अवसर देगा तो अब हम बात कर सकते हैं या तब रख सकते हैं, कि ये समाज के लिए एक उपलब्ध बहुत ही सहज उपलब्ध है। तो मैं ये मानती हूँ कि ऐसे समय के अंदर जो हमारा पारंपरिक हमारा लोकनाट्य है, उसके पारंपरिक स्वरूप को कैसे आज की हमारी जनरेशन तक पहुंचाया जाए, और उस पारंपरिक स्वरूप में जैसे कि हम उसमें माइथोलॉजी की बहुत सारी कहानियों को या फिर हम बहुत सारे किस्सों को सुनाते हैं, तो आज के जो समकालिक सामयिक जो विषय हैं, आज के करंट जो विषय हैं,
सामाजिक, उनको लेकर हम क्यों नए सांगों की रचना नहीं कर सकते और हमें करनी चाहिए, और इस दिशा में आप क्या सोचती हैं कि नई दीदी कहानी? मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ, क्योंकि टाइम के साथ सारी चीजें बदलनी ही चाहिए। और जो हमारे पुराने किस्से हैं, अगर हम कुछ नया क्रिएट नहीं करेंगे तो हम यूथ को जोड़ ही नहीं पाएंगे। वो आखिर कब तक रामायण या महाभारत के किस्से सुनेंगे जो उन्होंने सुने ही हुए हैं ऑलरेडी, उनके दादा भी वही सुन रहे। देखिए, जब हम कहानी सुनाते हैं, जब हम अपनी दादी से सुनते थे तो वो अलग ढंग से सुनाती थी। माँ थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई, माँ ने अलग ढंग से सुनानी शुरू की कहानी। अब जब मैं अपने बच्चे को सुनाती हूँ तो वो दादी वाले पैटर्न पे नहीं सुना सकती ना, तो मैं बिल्कुल अलग पैटर्न यूज करूंगी, इंटरेस्टिंग पैटर्न बच्चे के लिए। तो उसमें थोड़ा इंग्लिश भी यूज कर सकती हूँ। मैं बच्चे को कैसे मुझे चीज बतानी है और उसको समझानी है, वो डिपेंड करती हैं सारी चीजें। अब जहां तक ये नए एक्सपेरिमेंट्स की बात है, तो दीदी मैं ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। एनसीईआरटी जो है, अभी मेरा लेटेस्ट जो है कॉन्सेप्ट है, उसके साथ एनसीईआरटी नेशनल एजुकेशन काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के अंदर है, जो सीबीएसई के सभी स्कूल्स और उनको जो है, उनको बेस्ट जो है एजुकेशनल पैटर्न्स देता है दीदी। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि अभी पीछे मेरा उनके साथ कॉन्सेप्ट चल रहा था कि म्यूजिक के थ्रू टीचर्स जो हैं, म्यूजिक और थिएटर के थ्रू बच्चे को कितने इंटरेस्टिंग ढंग से चैप्टर पढ़ाएं, क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। अब वो क्रैमिंग नहीं बची है, अब बच्चे को समझाना ही पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा क्रैम नहीं करेगा। तो वहां पे म्यूजिक के साथ मैं एमपी की स्टोरी थी राजा विक्रमादित्य की, तो वहां डॉक्टर शर्बरी बनर्जी हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि तुम विक्रमादित्य का स्वांग करती हो, तो उसको जो है स्वांग के माध्यम से ये कहानी सुनाओ। बच्चे ये सुनेंगे तो उनको जल्दी याद हो जाएगी, बजाय कि पूरा पढ़ें वो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको सुनाई। तो वो बच्चों के ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट गया एमपी के अंदर। वो बच्चों ने मतलब उनको सीडी स्कूल में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी, तो सुनाने की बजाय आजकल स्मार्ट क्लास हो गई है सभी जगह पे, तो उन्होंने स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चों को वो सुनाई। तो जी, तो वो चैप्टर पढ़ाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। अब बात आई कि नया क्या किया जाए। इसी बीच में केमिस्ट्री वाले मुझे देख रहे थे, तो उन्होंने देखा तो बोले जब म्यूजिक वाले और हिंदी वाले ये काम कर सकते हैं, वो हिंदी की स्टोरी थी जिसको हमने म्यूजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, तो केमिस्ट्री वाले बोले कि क्यों नहीं आप साइंस के कुछ जो है टॉपिक्स उनको म्यूजिकल जो है थिएटर में स्वांग में बांध देती। एक तो आपकी डाइंग आर्ट बचेगी इससे, जो आप बोलती हैं कि मतलब इसको करने वाले कम बचे हैं, महिलाओं तक पहुंचना चाहिए, हर जगह तक पहुंचना चाहिए ये। तो एक तो आपकी आर्ट इससे रिफॉर्म होगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों तक पहुंचेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो दीदी उन्होंने मेरे को पहला टॉपिक दिया फीमेल फोर्टिसाइड का, बोले कि आप इसकी जो भी साइंस की जो थ्योरी है उसको आप म्यूजिक में पिरो दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अब जो वो एक्स वाई के जितने भी प्रिंसिपल्स थे ना दीदी, वो मैंने गाने में डाल दिए और पूरा 1 घंटे का सॉन्ग बना डाला, उसको बना डाला, वो स्टोरी हुई और उसका रिजल्ट आया दीदी। वो बच्चे जो थे उनको एक्स वाई समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो गाना ही गा रहे हैं हमारे हरियाणवी शैली के अंदर और एक्स वाई याद कर रहे हैं वो सारा। कि उसके अंदर मैंने बताया कि एक्स वीर का एक्स जद मिले एक्स से होवे गूंजे किलकारी लक्ष्मी के घर में, जद मिले एक्स से भाई तब ललना तेरे घर में आए। उलझी ताई किस बात में से, सारी बात वीर के हाथ में से, सारी बात। मतलब लोक धुनों को उठा के इस तरीके से मैंने साइंस की चीजों को उठाया, तो वो अच्छा कॉन्सेप्ट गया दीदी। उसके बाद फिर मैंने उनका नेक्स्ट चैप्टर बनाया, सेव इन्वायरमेंट के ऊपर एक सॉन्ग लिखा, तो वो कॉन्सेप्ट गया। और अब तीसरा मैंने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर लिखा है कि ट्रांसजेंडर्स जो है हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, और इनको जो है हम लोगों, ये दया का पात्र नहीं है, ना इनमें इनके पैदा होने में किसी की भी गलती है। तो ये जैसे हैं, ये इनको हमें खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फालतू नहीं है इस सोसाइटी के अंदर ना। तो इस तरीके से मतलब मैंने इसके ऊपर एक सॉन्ग लिखा, और एंड जो इसका लिखा वो मैंने ये लिखा कि
जो वो किन्नर जब उस बच्चे को लेने आते हैं, पेरेंट्स उसको बेचारे को मतलब छुपा के रखते हैं कि नहीं हमारे घर बेटा हुआ, बेटा कह के। तो जब लास्ट में जब किन्नर लेने आते हैं तो पेरेंट्स उनसे भिड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि जैसा भी है ये हमारा बच्चा है, तो हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और वो उस किन्नर को डॉक्टर बनाते हैं। तो लास्ट में वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है और वही अपने पेरेंट्स को संभालता है। तो ऐसा थॉट सभी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो पॉजिटिव सोच के साथ चलती है और मुझे भी लगता है पॉजिटिव सोच के साथ, बट ऐसे एक्सपेरिमेंट मैं कर रही हूँ। और कभी मौका मिला तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग आपको पूरी स्टोरी के साथ सुनाऊंगी, 1 घंटे म्यूजिक के साथ, बहुत सुंदर लगेंगे आपको भी। बहुत अच्छा। और संध्या, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में, क्योंकि काफी समय तक काम करती रही हूँ, तो जो आप ये प्रयास कर रही हैं इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और इससे आपको एक विश्वव्यापी रिकग्निशन भी मिलेगी। आप ये मेरा आपसे बिल्कुल आशीर्वाद है, आप ये समय देखेंगी और इस पर आप काम करिए, क्योंकि जब भी हम कुछ लीक से हट करके काम करते हैं और उसका उद्देश्य जो है मानव की भलाई होता है, मानव का विकास होता है, तो उसमें परमात्मा अपनी पूरी शक्ति लगाता है। आपके भीतर वो सभी स्वर उतरेंगे, सभी आपके अंदर वो शब्द चले आएंगे जो कनेक्ट करते हैं। और इसलिए मैं आपको बहुत आशीर्वाद देती हूँ, स्नेहा आशीष भी दे रही हूँ। और आपका भविष्य, संध्या, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? आप क्या करना चाहती हैं? अभी क्या मन में बाकी है? दीदी अभी मुझे ये लगता है कि मतलब मैं स्वांग के थ्रू लोगों तक पहुंच तो पा रही हूँ, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन होती है। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत रिच है, ऐसी बहुत सारी रागनियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं जो मतलब अभी तक किताबों के अंदर सिमटे हुए हैं या हमने पुराना अपने दादा गुरुओं से सुने हैं, बट वो नई जनरेशन तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि वो डिफिकल्ट बहुत ज्यादा है। अभी क्या करते हैं कि अच्छी रागनी है ना, तो ये क्या करेंगे कि उसकी धुनी बदल देंगे और फिल्मी धुनों पे उस रागनी के बोल तो उठा लेते हैं, बट जो उसकी ट्रेडिशनल धुन है उसको खत्म कर देते हैं ये लोग। तो अभी क्या किया है दीदी, मैंने एक और नया काम किया है, मैं आपको उसके लिंक भी भेजूंगी, कि मैंने जो रागनियां हैं उसके बोल और उसकी धुन को बिल्कुल ओरिजिनल रखते हुए उसका जो म्यूजिक पार्ट था उसको फ्यूजन के साथ जो है रागनियों को बनाया है। और अभी स्टेज ऐप एक नया ऐप आया है, उसके ऊपर अभी वो आने भी वाला है मेरा प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर मैंने अभी 6 रागनियां जो है दीदी एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ जो है गाई है, और बगैर किसी छेड़छाड़ के, मतलब म्यूजिक उसमें मैंने वेस्टर्न डाला है ताकि जो है वो हमारी यंग पीढ़ी तक पहुंचे, क्योंकि अगर जब तक उसका म्यूजिक अट्रैक्टिव नहीं होगा ना तो वो हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे अपना पैटर्न, जब मेरी बेटी उसको पसंद कर रही है ना, तो मुझे लग रहा है कि बाकी बच्चे भी उसको पसंद करेंगे। तो ऐसा कुछ मैं कर रही हूँ दीदी। और प्लस एक और मतलब जो मेरे मन में बात है वो यही है कि हमारी संस्कृति को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना और उस पे अपनी जो है वहां पे अपनी पहचान को, ओरिजिनल संस्कृति को वहां तक लेके जाना, सिर्फ आंखें के काजल तक सीमित ना रहे। इतनी समृद्ध है, इतनी जो हमारी संस्कृति के अंदर जो बात है वो एक इंटरनेशनल पटल से जो है लोगों के बीच में रखना, और मेरे जैसी ऐसी अनेकों लड़कियां जो हैं उस मंच के ऊपर, उस मंच के साथ जुड़ जाएं और हमारी संस्कृति पूरे वर्ल्ड के अंदर से अलग ही दिखाई दे, ऐसा मेरा मन है। तो देखते हैं दीदी कितना होगा, अभी सफर जारी है इससे रिलेटेड सारा। जरूर, जो सोचा है वो होगा भी। अगर सोचते नहीं है तो नहीं होता। आपने सोचा है तो आपने आधा काम तो कर लिया है, अब तो आधा सफर चलना है बस। आप निरंतर चलते रहिए, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। आप बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने में भी सक्षम होंगी, बहुत सी जिंदगियों को बदलने में, जागरूक करने में आप सक्षम होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी लगन से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ती रहें। इसी आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं और फिर किसी एक विषय पर, किसी एक मुद्दे पर फिर से आपको हम आमंत्रित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ आई, आपने अपने विचार रखे, अपने बारे में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा कार्यक्रम वी टॉक, जिसमें आज की हमारी मेहमान थी संध्या शर्मा। अगले सप्ताह
फिर किसी नए मेहमान के साथ मैं आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और हाँ, मत भूलिएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इसे शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं से मेरी अपील है कि इस चैनल के साथ जुड़े। ये एक सामाजिक मंच है, हम सब महिलाओं का साझा मंच है। इससे जुड़े और सामाजिक विकास में और हमारे महिला विकास के हमारे प्रयासों के साथ जुड़िए, अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।